हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर की, जो कि सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये सेकेंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, और आज इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग शुरू में तो देखेंगे कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग लॉ है जो सॉल्यूशन से रिलेटेड है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे आइडियल नॉन आइडियल एजियोट्रॉप और कुछ प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशंस के, वो डील करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन कहते हैं किसे है ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन इसका एक सिंपल डिफिनेशन आता है, द होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर of two or more substance। ये क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस का मतलब होता है समान, समान मिश्रण कह सकते हैं हम लोग। तो समान मिश्रण है, मिक्सचर माने मिश्रण होता है दो या दो से अधिक पदार्थ के समान मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। is called solution, है ना। होमोजेनस मिक्सचर किसे कहते हैं ये देख लो। होमोजेनस मिक्सचर, जैसा कि यहाँ पे होमोजेनस मिक्सचर की बात आई है। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? द मिक्सचर, वह मिक्सचर्स इन विच जिसमें द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स, द कंपोनेंट यानी कि मिक्सचर का घटक ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस, यूनिफॉर्म distribution throughout the mixture, throughout the mixtures is called, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। और इसी होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। और सॉल्यूशन तो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिखे द मिक्सचर इन विच, वह मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स यानी कि मिक्सचर के घटक का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसकी जो बंटवारा होगी पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म होगा, मतलब कंटिन्यूज होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा या फिर कहीं कम होगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक गिलास लेते हैं, इस गिलास में हम लोग पानी डालते हैं, और इस पानी में हम लोग सॉल्ट या फिर शुगर यहाँ पे मिलाते हैं, ठीक है। इसमें डिसॉल्व करते हैं। तो डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्ट है या फिर चीनी है, ये क्या होगा? पूरी तरह से पानी में गायब हो जाएगा, और गायब होने के बाद जो इस अमाउंट, इसकी अमाउंट है चीनी की, वो हर जगह यानी कि पूरा जो चीनी है या फिर पूरा जो सॉल्ट है, ये पूरे सॉल्यूशन में बराबर से फैल जाएगा। ऐसा कहीं कम या कहीं ज्यादा नहीं रहेगा। तो इस तरह की मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो कंपोनेंट आता है यहाँ पे, एक तो पानी है, यहाँ पे वाटर है ना। तो वाटर है, तो वाटर को हम लोग क्या कहते हैं? सोलवेंट कहते हैं। वाटर को हम लोग सोलवेंट कहते हैं। और ये शुगर है या फिर सॉल्ट कह लो, तो शुगर या सॉल्ट है, जो क्या होती है इसमें डिजोल्व हो जाती है, मतलब घुलती है पानी में, तो इसको हम लोग सोल्यूट कहते हैं।
इसको हम लोग सोल्यूट कहेंगे। तो हम लोग देखें होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, जिसमें मिक्सचर की जो घटक होती है उसकी मात्रा पूरे मिश्रण में बराबर होती है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं रहेगी। तो इस तरह के मिश्रण को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर देखते हैं हम लोग होता क्या है। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हम लोग देख रहे हैं मिक्सचर में जो कंपोनेंट है, जो घटक है, वो कम से कम दो घटक होती है, कम से कम दो घटक होती है, और अधिक से अधिक जितना भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन मिनिमम यानी कम से कम दो घटक पाई जाती है। एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट। जैसे हम लोग यहाँ पे पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो वाटर ये हो गया वाटर। ये वाटर किस तरह से काम करेगी, सोलवेंट की तरह से काम करेगी, सोलवेंट की तरह से काम करेगी। और इसमें अगर हम लोग सॉल्ट या फिर जो भी मिला रहे हैं, जैसे सॉल्ट मिलाते हैं हम लोग या फिर शुगर मिलाते हैं, तो जो भी मिला रहे हैं तो ये क्या होती है, घुल जाती है, यहाँ पे पूरी तरह से घुल जाती है। तो जो घुलती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे, इसे हम लोग सोल्यूट कहेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हम लोग देख रहे हैं a solution has minimum यानी कम से कम has minimum 2 components। कितना होगा उसमें, 2 कंपोनेंट होगा। ठीक है, मिनिमम कितना कंपोनेंट होगा, 2 कंपोनेंट। एक कौन है, सोलवेंट और दूसरा सोल्यूट। तो पहला हम लोग लेते हैं सोलवेंट। ठीक है, तो सोलवेंट क्या होता है, द सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस है ना, विच डिजॉल्व जो क्या करती है, घुला देती है। डिजॉल्व माने घुलाना होता है या घुलना होता है। तो विच डिजॉल्व जो घुलाती है अदर सब्सटेंस को क्या करती है, घुला देती है ना। उसी के हम लोग इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोलवेंट कहेंगे। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोलवेंट कहेंगे। तो सोलवेंट क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है ना जो दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, मतलब घुला देता है, तो उसे हम लोग सोलवेंट कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अमाउंट ऑफ सोलवेंट जो होती है सॉल्यूशन के अंदर। दूसरा तरीका इसको और भी है पकड़ने का, द अमाउंट ऑफ सोलवेंट इन सॉल्यूशंस इज मोर, क्या होती है, ज्यादा होती है, देन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट की अमाउंट से सोलवेंट की अमाउंट हमेशा ज्यादा होती है। जैसे हम लोग पानी लेते हैं है ना, 1 लीटर या 1 केजी पानी लेते हैं, उसमें अगर हम लोग 1 केजी चीनी घुलाने की कोशिश करते हैं, तो 1 केजी पानी यानी कि 1 किलोग्राम जो पानी होता है वो चीनी को पूरी तरह से घुला नहीं सकता। 1 केजी चीनी को उसमें से क्या होगा, बच जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि चीनी की मात्रा क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई, जो घुल रही है उसकी मात्रा कम हो गई, लेकिन पानी की मात्रा वहां पे ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो सोलवेंट है, जो कि पानी है, यहाँ पे डिसॉल्व कर रही है चीनी को, तो पानी की मात्रा सॉल्यूशन में क्या होती है, ज्यादा होती है, और सोल्यूट जो कि यहाँ पे सॉल्ट या फिर शुगर है, इसकी मात्रा इसमें क्या होगी, हमेशा कम होगी। तो दूसरा तरीका ये भी है कि सोलवेंट को पकड़ने का, कि कोई भी सॉल्यूशन जिसमें किसी भी एक कंपोनेंट की मात्रा सबसे ज्यादा होगी उसे हम लोग सोलवेंट कह सकते हैं। एक और है कि सोलवेंट की जो नेचर होती है, मतलब स्टेट होती है, सोलवेंट की जो स्टेट होती है वो सॉल्यूशन में जाने के बाद चेंज नहीं होती है। सोलवेंट की स्टेट मतलब अवस्था, अगर सोलवेंट अगर
लिक्विड यानी द्रव की अवस्था में है तो सॉल्यूशन में भी वो द्रव की अवस्था में रहेगी, अगर वो गैस की अवस्था में है तो सॉल्यूशन में भी वो गैस की अवस्था में रहेगी, और अगर वो सॉलिड की अवस्था में है तो सॉल्यूशन में भी वो सॉलिड की अवस्था ही में रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉल्वेंट की जो स्टेट होती है वो प्योर स्टेट में और सॉल्यूशन में चेंज नहीं होती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टेट है यहाँ पे, द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, द स्टेट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस भी हो सकता है, और गैस इसमें से कुछ भी हो सकता है सॉल्वेंट। द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट सॉलिड, लिक्विड या गैस do not change in solution। तो हम लोग देखें यहाँ पे जो सॉल्वेंट की स्टेट है, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या फिर गैस में हो, वो सॉल्यूशन में जाने के बाद चेंज नहीं होगी। जैसे हम लोग पानी है ना, पानी में हम लोग क्या करते हैं, शुगर डिजोल्व करते हैं, तो शुगर तो वहाँ पे सॉलिड होता है, लेकिन जब उस पानी में डिजोल्व हो जाता है तो वो भी लिक्विड की अवस्था में चेंज हो जाता है। गैस है, जैसे हम लोग बहुत सारे गैस देखते हैं जो पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाती है। तो पानी में डिजोल्व होने के बाद इसकी भी अवस्था क्या होती है, लिक्विड अवस्था में, मतलब द्रव की अवस्था में चेंज हो जाती है ना। तो वो गैस की अवस्था में उसके बाद नहीं रह पाता है। सॉलिड है, लिक्विड को लिक्विड में भी मिला सकते हैं, जैसे अल्कोहल है ना, इथेनॉल है, अगर हम लोग पानी में मिलाते हैं तो इथेनॉल की अवस्था चूंकि वो पहले ही से लिक्विड है तो उसकी अवस्था वहां पे चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे अब हम लोग दूसरा देख रहे हैं, ये तो हो गया हमारा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हम लोग देख रहे हैं कि वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है, उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। हम लोग फिर दूसरा देख रहे हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की जो अमाउंट होती है इन सॉल्यूशन में इज मोर देन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की मात्रा से सॉल्वेंट की मात्रा सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा होती है। द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, जो स्टेट है वो सॉलिड हो सकता है, अवस्था, स्टेट माने अवस्था होता है, सॉल्वेंट की जो अवस्था होगी वो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस हो सकती है, ठोस, द्रव या गैस हो सकती है, which do not change in solutions। ये अवस्था सॉल्यूशन में चेंज नहीं हो सकती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इजी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं वाटर, है ना। वाटर का है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरे दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, इसका यूज होता है सॉल्वेंट के तौर पर, इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। दूसरा आता है हम लोग का बेंजीन C6H6, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। इसके बाद हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6Cl6 बहुत सारे हैं, इन सब का यूज का होता है सॉल्वेंट पे हम लोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सोलूट, ये तो हो गया सॉल्वेंट। अब दूसरा देखते हैं हम लोग सोलूट। सोलूट, सोलूट का होता है द सब्सटेंस विच गेट डिसॉल्व, जो क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, विच गेट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में कह सकते हैं तो वो सब पदार्थ जो सॉल्वेंट में घुल जाती है, वो पदार्थ जो सॉल्वेंट में घुल जाती है उसे हम लोग सोलूट कहेंगे। इज कॉल्ड सोलूट, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोलूट कहेंगे, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कि सोल्यूट की मात्रा जो होती है सोल्यूशन में कम होती है। सोल्यूट की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज ऑलवेज, हमेशा यानी कि सदैव क्या होगी, सोल्यूट की मात्रा सोल्यूशन में कम होगी। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट is always less than the amount of solvent in solutions, है ना। सोल्यूट की मात्रा सोल्यूशन में हमेशा कम होगी। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की मात्रा इज ऑलवेज लेस, सदैव कम होगी, देन द अमाउंट ऑफ सोल्वेंट, सोल्वेंट की मात्रा से इन सोल्यूशन में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो सोल्यूट की मात्रा होगी वो क्या होगी, कम होगी। जैसे हम लोग यहाँ पे पहले भी बतलाया कि अगर यहाँ शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं पानी के अंदर, तो जो अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व होगी इसकी पानी में वो क्या होगी, हमेशा कम होगी। ऐसा आप लोग भी घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। सबके घर में चीनी और पानी उपस्थित है, तो वहां भी आप लोग वहां पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे एक और है कि जो सोल्यूट की जो स्टेट होती है, स्टेट ऑफ सोल्यूट सोल्यूशन में हो सकता है कि चेंज भी हो जाए या फिर ना भी हो। जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग सोलिड, शुगर है सोलिड, फिर नमक है सोलिड, अगर इसको पानी में घुलाते हैं तो यहाँ पे जो शुगर की अवस्था है पानी में घुलने के बाद क्या होती है, द्रव की अवस्था में चली जाती है, यानी कि ठोस से ये इसकी अवस्था बदल करके द्रव में चली हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि शुगर की अवस्था क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई। फिर हम लोग देख रहे हैं कि अगर पानी में अगर हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं गैस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया, इसको अगर हम लोग पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, घुला रहे होंगे, तो उस गैस की भी अवस्था क्या होगी, पानी में घुलने के बाद बदल जाएगी, है ना। पानी में घुलने के बाद उसकी अवस्था क्या हो जाएगी, द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि गैस की अवस्था भी क्या होती है, बदल जाती है। लेकिन अगर हम लोग देख रहे हैं सोल्वेंट भी लिक्विड है, द्रव है, और इसमें किसी दूसरे द्रव को मिलाएंगे तो चूंकि सोल्यूशन की अवस्था क्या होगी, लिक्विड होगी, द्रव होगी, तो ऐसे परिस्थिति में, ऐसे कंडीशन में सोल्यूट और सोल्वेंट जो कि एक ही स्थिति में हो, एक ही स्टेट में है, तो उसकी अवस्था सॉल्यूशन में चेंज नहीं होगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो सोल्यूट की जो स्टेट है, द स्टेट ऑफ सोल्यूट में चेंज क्या होगी, चेंज हो सकती है, में चेंज मतलब बदल सकती है, इन सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन में क्या होगी, चेंज हो सकती है। हम लोग यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यही दोनों पदार्थ को सोल्यूट और सोल्वेंट के मिलाने से क्या बनता है, सोल्वेंट प्लस सोल्यूट, अगर दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।